किसान पाठशाला का ऑफिस है, ऊपर रेजिडेंसी है और बॉसों का सिग्नेचर है मकान। ये सोच है छोटी सी, इसके तहत मैं जीवन जी रहा हूँ। राहुल भाई हमारे फौजी साहब हैं, यूपी उत्तर भारत देख रहे हैं। कमांडो राहुल चौधरी। आप कई सारे पदक ले चुके हैं। अभी रिटायरमेंट सिप के बाद 2 साल हुए ना? हाँ 2 साल। 2 साल से इंडियन पहले देश की सेवा कर रहे थे, अब किसानों की सेवा कर रहे हैं, मतलब ये भी देश की सेवा है। तो जब फौज में थे, जब से किसान पाठशाला को रीड कर रहे हैं और छोड़ने के बाद पहले दिन की भैया मैं इस तारीख को बाहर हो रहा हूँ और इस तारीख को अंदर हो रहा हूँ, किसान पाठशाला में ऐड हो रहा हूँ। एक्चुअली 2013 से थोड़ा सा मिस वो हुआ था। एक न्यूज़पेपर देखा था मैंने, आई वॉज पोस्टेड इन कश्मीर। तो वहाँ पे एक लेडीज़ का फोटो देखा, फ्रंट पे खाना खाने गया था मैं इसमें, तो वो हैंगिंग थी, मतलब या तो विदर्भ में कुछ हुआ था 2 बच्चों के साथ। तो वो चीज़ ने बड़ा विचलित किया। मैंने अपने बॉस को बोला, तो बॉस ने बोला कि जो अभी कर रहे हो इसको बेस्ट करो, तभी आगे बेस्ट कर पाओगे, अगर उसके बारे में सोचना है तो। फिर मैं वहाँ से वो चीज़ मेरे दिमाग में आई, खेती की तरफ मोड़ा, तो केला लगाया तो असफल हो गया। भाई आपको पता नहीं, और मैं आपको टैबोर दे दूँ आप चला नहीं पाओगे। क्या है आसिफ भाई, मैं आपको बतलाऊँ, ये एक कार्टूनिस्ट है लहरी, जिन्होंने एक लेख लिखा था, ये मेरे पास आया 2004 में, और यहाँ से मेरा यू टर्न हुआ इस फोटो के बाद। इसको अगर पढ़कर समझने की चेष्टा करोगे तो क्लियरिफिकेशन होगा कि फार्मिंग किस दिशा में हो रही है। किसान की समस्या का हल है, मतलब किसान ग्रसित है, समस्या में है, या जो सारी यूनिवर्सिटियां, सारा पोर्टफोलियो किसान को हल दे रहा है, या हल ही किसान की समस्या है। ये जो सेंटेंस है ना, 2004 में इसने मुझे प्रभावित किया, जब भी मेरी शादी हुई 2004 में, और वहां से मैं धीरे धीरे एग्रीकल्चर पे टर्न हुआ। एक्चुअली तो यही बात है, आप अगर जब देखोगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया पंजाब में, मतलब डेवलपमेंट के लिए है ना, कि अब अनाज की कमी नहीं होगी, हम अच्छा पकाएंगे, अच्छा खाएंगे, ठीक है। और नोटिस करो, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद ही बठिंडा से जो ट्रेन चल रही है, कैंसर ट्रेन, वहीं चल रही है ना। तो ये लाइन कहीं ना कहीं मुझे बहुत अंदर तक उतर गई कि किसान की समस्या का हल है, या जो हल दे रहे हैं वही किसान की समस्या है। तो उसी को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और किसान पाठशाला जस्ट लाइक सीखना और सिखाना। 2006 से किसान पाठशाला इस्टेब्लिश किया हमने। कोई अकाउंट नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, ईमेल एड्रेस है, यूट्यूब पर चैनल है, दैट्स पूरे भारत में जो आपको किसानों को सिखाना हो, हम उसे वेरीफाई करते हैं, सही लगता है तो उस प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। किसानों को सीखना हो वो भी आते हैं, जिनको सिखाना हो वो भी आते हैं। उसका मेन एमिंग है सीखना और सिखाना। इसी के तहत कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रहे हैं। बढ़िया। तो मैं बलराम भाई से जुड़ा, और जुड़ने के बाद आज तक चल रहा हूँ, और अभी मैं पूरा नॉर्थ इंडिया देख रहा हूँ। उत्तर भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसान पाठशाला की। खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। और आपका जोश। बढ़िया। अब अच्छा बलराम भाई मैं चलता हूँ, अच्छा, मेरा ठीक। टाइम हो चुका है। इसको पुश कर दो। यंगेस्ट हैं ये, जब इन्होंने परिक्रमा ली थी तो नर्मदा परिक्रमा करी थी इन्होंने 1300 किलोमीटर की पैदल। उस समय का ये फोटो है। टाइम मिला के मुलाकात करेंगे। अध्यात्म में है, वैराग्य में है, खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। वहीं से समझ में आया कि बलराम जहाँ है वहाँ उसकी कुछ नीड है। नीड इन द सेंस कि परिवार को चलाने के लिए 2 पैसा चाहिए, 2 रोटी के लिए। तो बलराम किसी भी पोर्टफोलियो से कमा लेगा, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर में आने से पहले मेरा
कार्य था इलेक्ट्रॉनिक का, मैंने ITI किया है इलेक्ट्रॉनिक से। तो किसानों के मोटर पंप को रिपेयर करना, पानी पंप को रिपेयर करना, ड्रिप लाइन के नक्शे डिज़ाइन करना, ये सारे काम थे मेरे 2004 तक। लेकिन बाद में भैया के साथ कनेक्ट हुआ और फिर ओशो को काफ़ी डीपली मैंने रीड किया, अभी भी हूँ साथ में कनेक्टेड ओशो से। तो जो चीज़ समझ में आई कि जहाँ है वहाँ उस वातावरण, उस जगह, उन लोगों की, उन संस्था की, उस सिचुएशन की नीड क्या है, उस पर काम करना चाहिए, ना कि मेरी नीड क्या है उस पर काम करें। भाई काम तो कुछ भी करेंगे, 2 पैसा चाहिए 2 रोटी के लिए, सुबह शाम के लिए। तो फिर समझ में आया कि हम जहाँ हैं यहाँ पर फार्मर की नीड क्या है। मैंने खुद ने खेती चालू करी तो आता कुछ नहीं था, खेती चालू करी तो जैसे हम अभी फार्म कार्ड में गए, इस तरह की जो भी काउंटर्स होते हैं उनसे एडवाइस लेते हैं मैं खेत में क्या करूँ। अभी तो टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जब 2004 में मैंने खेती चालू करी थी तो टेक्नोलॉजी ये थी कि दुकानदार के पास दवाई गोली है, खाद है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर है, फार्मर जाता है पूछता है मैंने कॉटन लगाया क्या करूं। अब वो दुकानदार के पास जो भी अवेलेबिलिटी है, ए के पास गया तो उसके पास जो प्रोडक्ट रेंज है वो बताएगा, बी के पास गया तो उसके पास जो प्रोडक्ट रेंज है वो बताएगा, ऑफिशियली वही बताएगा। लेकिन रियल में फील्ड को क्या चाहिए ये तो नहीं पता था ना। 2004 के बाद मैंने जब एग्रीकल्चर किया तो मेरा ग्राफ गया रॉकेट के जैसे ऊपर, जे कर्व में बहुत पैसा है। ये क्षेत्र का पहला आदमी मैं हूँ जिसने 1 एकड़ में 35 कुंटल कॉटन पकाया। सम्मानित हुआ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के अधिकारी आ रहे थे देखने के, सीखने के लिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ए ने बोला 2 किलो डालो, मैं 3 किलो डालता था। बी ने बोला 1 गोनी खाद डालो, मैं 2 गोनी खाद डालता था। ये रॉकेट साइंस था कि जितना सीखा है उससे ज्यादा डाल दो तो ज्यादा पकेगा। लेकिन जब वो 3 साल के बाद ग्राफ नीचे आने लगा, पौधे डंप होने लगे, क्योंकि एक एक्सेस आपकी खेती में CN रेशो चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन रेशो चाहिए। CN रेशो अगर इस साइड पे आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा काम है। हाँ एग्रीकल्चर में या फार्मिंग में कोई सी भी एग्रीकल्चर आप करेंगे तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन रेशो मेंटेन होना चाहिए 1:20। ये मैनेज नहीं है तो आपकी फार्मिंग आउट होने लगेगी। जो भी फसल लगाएंगे उसमें सॉइल बोर्न डिसीज आएगी और वो डंप होने लगेगी, मर जाएगा, पौधा डेड हो जाएगा। तो मेरी फील्ड में यही हो रहा था क्योंकि मैं फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा दे रहा था, CN रेशो पता ही नहीं था क्या है। दुकानदार के पास जो फंगस लग गई फंगीसाइड डाल दो। CN रेशो मैनेज कैसे करना है ये पता नहीं। 9 एकड़ में से 4 से 5 एकड़ के प्लांट डंप हो गए। उस समय खोजी आदमी थे, पैसा कितना भी लग जाए, पौधा क्यों मर रहा है इसकी जानकारी चाहिए थी ना हमको। पूरे भारत से 900 साढ़े 900 ऐसे व्यक्ति जिनके नाम नंबर अभी भी मेरे पास है, जिनकी एडवाइजरी मायने रखती है। या तो वो किसी यूनिवर्सिटी से हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र से हैं, या कोई प्राइवेट संस्था से PhD किए हुए हैं, या एग्रोनॉमी है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफी समय से खेती कर रहा है और उसको अनुभव है। आए तो 1500-2000 लोग थे मेरे खेत पर देखने के लिए कि हमने इनवाइट किया था ना, मुझे बताओ अगला पौधा नहीं मरना चाहिए। कॉटन की फील्ड 9 एकड़ की, हर रोज एक पौधा डंप हो रहा है, मर रहा है। जैसे किसी ने पौधे को उखाड़ा और वापस लगा दिया, लकवा आ जाता ना, जैसा पौधा खड़ा है, जड़ें निकालोगे कुछ खराबी नहीं दिखेगी, ना कोई कीड़ा दिखेगा, कुछ नहीं। किसी ने रात में उखाड़ दिया वापस बिठा दिया, लूज होकर के मुरझा करके डेड हो गया। अब वो थी सॉइल बोर्न डिसीज, नाम आ गया तो क्या इलाज क्या करें, नाम को क्या करें, सोल्यूशन ये आ रहे थे कि आप 3-4 साल से एक ही तरह की खेती कर रहे हो। अब जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बोलता है, एग्रोनॉमी जो बोलती है, वो लाइन भी सही है। क्या कहना था कि आप एक ही खेत में एक जैसी खेती लगातार कर रहे हो तो बीमारियां आएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन ये है, उन्होंने प्रोवाइड किया मैक्सिमम लोगों ने कि 1 साल तक इसको पलटी पलव करके छोड़ दो, हवा निकलनी चाहिए, धूप लगनी चाहिए। मेरी माली हालत खराब थी, मैं कैसे 1 साल रुक पाऊंगा? मेरे पास तो बड़ा क्वेश्चन था ना, तो मैं उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट कैसे करूं? दूसरा, कुछ फफूंदी नाशक है, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, इनके कल्चर बना करके स्प्रे करो और छोड़ दो तो फंगस खेत से जाएगी। ठीक है भाई, वो एक्सेप्टिंग नहीं मैं कर पा रहा था तो हम रुक गए, स्टक हो गए। फिर खोजबीन करी तो ये समझ में आया कि आप जो फार्मिंग कर रहे हो, जैसे मैंने कॉटन लगाया, तो कॉटन को क्या क्या न्यूट्रिशन अपटेक करने को चाहिए,
वो आप एप्लीकेशन कर दो तो डिश ऑर्डर आएगा नहीं। अब कॉटन के अंदर आता है तेल, और तेल जिस फसल में आएगा तेल को चाहिए सल्फर, सल्फर में अप्लाई कर नहीं रहा था। हम फिर साइंटिफिक गए, इजराइल की एक संस्था है स्मार्ट फर्टिगेशन जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराती है। फिर हमने उनको मेल किया, ये 2004-05 की बात में बता रहा हूँ। गूगल आंटी से हमें सोल्यूशन मिला, हमने मेल किया, काफी सारे डेटा दिए। एक इंस्टेंट में बताऊंगा, आप हंसोगे। औरंगाबाद के एक मित्र, हमारे मित्र के मित्र थे, उनकी फैक्ट्री थी बायो फर्टिलाइजर वगैरह की। उन्होंने एक आदमी को भेजा कि मैं गारंटी से मेरा आदमी भेजता हूँ, आपको सोल्यूशन मिलेगा। हम 15-20 व्यक्ति ऐसे थक गए थे कि अगर बलराम के खेत का कॉटन ठीक नहीं हो रहा है तो हम अंदाज पंचे दामोदर खेती कर रहे हैं। उस क्षेत्र में फिर जो भी खेती कर रहा है अनुमानित हो रहा है ना, क्योंकि पैसे लगाने को तैयार, गाइडलाइन लेने को तैयार, अगला पौधा मरना नहीं चाहिए, उसकी श्योरिटी हमें चाहिए, कोई दे नहीं रहा है। तो वो जो व्यक्ति आया, शाम का समय था, 8 एकड़ में उसका सॉल्यूशन करीब 12,000 के लगभग था, कुछ 8-9 एकड़ में 12,000 के लगभग सॉल्यूशन था। उस सॉल्यूशन को हमने समझा, रीड किया और प्लान किया, तो ये समझ में आया कि हम पैसे तो बहुत सारे खर्च कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। पैसे खर्च करने के बाद में रिजल्ट मिलना उतना हो नहीं रहा था। हमने उसको बोला भैया बैठ, हम थक चुके थे, तेरे को 12,000 नहीं, हम 24,000 दे रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं, अगला पौधा नहीं जाएगा, 3 दिन में रिजल्ट दिखेगा, अगले 15 दिन में आपकी फसल ठीक हो जाएगी। तो हम 12,000 के 24,000 दे रहे हैं। बड़वानी में 2 टॉकीज हैं, लक्ष्मी और महेंद्र, होटल अच्छी है, हम यहीं, आप रुको नाइट। सुबह से हमारे कर्मचारी खड़े रहेंगे, आपके हिसाब से सॉल्यूशन बनाओ, क्या ड्रेंचिंग करना, क्या स्प्रे करना, आप खेत में खड़े रहकर कराओ। इसी का हम 12,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दवाइयाँ 12,000 की, हम दे रहे हैं 24। 3 दिन में रिजल्ट आएगा। आपने बोला 3 दिन आपका रहना खाना, डेली के मूवीज के टिकट वगैरह सब हम भेज रहे हैं, इधर ही रुकना है, कहीं जाना नहीं है। 3 दिन बाद हमको रिजल्ट दिखा, फिर 12,000 देंगे, 36,000 हो गए। और आपने बोला कि आपकी फील्ड 15 दिन में कंप्लीट होगी, तो फिर 12,000 का हम आपके अकाउंट में डालेंगे 15 दिन बाद। 12,000 का ट्रीटमेंट है, 48,000 हम देने को तैयार हैं। लेकिन अगला पौधा मर गया तो क्या? तो का जवाब 350, 950 जो एग्रोनॉमिस्ट है उनके किसी के पास नहीं था। तो का जवाब वो आदमी भी दे नहीं पाया, उसकी दवाई भी ले नहीं पाया, तो पेमेंट देने को तैयार है ना। फिर आपके पास अगर सोल्यूशन है, अब गारंटी से प्लान करो, ले लो, दे दो। उस दिन हमको समझ में आया कि एक्चुअल फार्मिंग जो हो रही है पूरे भारत में, वो हो रही अंदाज पंचे दामोदर। टाइमलाइन पे बोनी हो गई, बारिश आ गई, खेत में सपोर्ट कर दिया, पक गया। अनुमानित हो रहा है, क्योंकि जब कोई मर रहा है उसको आप बचा नहीं सकते हो, कोई आ रहा है उसको बढ़ा नहीं सकते हो, तो आप अनुमानित तुक्के में चल रहे हो। उस दिन फिर किसान पाठशाला की स्थापना हुई कि अब हमें सीखना है खेती करना। एक्चुअल में जो कर रहे हैं वो सीख रहे हैं, वो गलत है। तो 2006 में फिर किसान पाठशाला एक शब्द निकला, और हम 16 मित्रों ने एक ज्वाइन किया कि यार किसान पाठशाला हम रन करते हैं, हम सीखते हैं। तो जब मुझे तो कुछ आता नहीं था, तो पूरे भारत में जो टेक्निकल थे एग्रीकल्चर में, उनको हमने लेटर लिखकर इनवाइट किया। कुछ पैसे लेके आ रहे थे गाइडेंस देने, कुछ फ्री में आ रहे थे, कुछ की कोई दवाइयाँ थी तो दवाइयाँ प्रेजेंट कर देते थे और अपनी गाइडेंस देते थे। ऐसे हम टाइम पर मीटिंगें अरेंज करना चालू करी। तो जब मीटिंगें अरेंज कर रहे थे तो 2010 का ऐसा दौर था कि हमारी मीटिंगें जो हो रही थी वो टॉकीजों में हो रही थी। ये बड़वानी महेंद्र टाकीज का पूरा 100 बुक है। अच्छा, 1700 व्यक्ति, वहाँ सीटिंग 1200 लोगों की है। ये गजेंद्र भाई जो ये फोटो है, अच्छा, और ये साइड में मैं बैठा हूँ, सारे कटे हैं, देखा है मैंने इनको भी। इस साइड में मैं बैठा हूँ। इस तरीके से हमने फिर मीटिंग अरेंज करी। अब यहाँ पर देखो, जब मैं मीटिंग ले रहा हूँ, व्यक्तियों की उम्र और उनको सुनने की ललक देखो। महाराष्ट्र का एक गांव है
खेतिया के पास। जब मैं मीटिंग लेने गया तो एक तो मेरा पहले मैं हिल गया, मतलब रोंगटे खड़े हो गए। एक भी उसमें काले बाल वाला आदमी नहीं था, और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी ड्रेस व्हाइट ना हो। सब व्हाइट ड्रेस, सफेद पजामा, सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद शर्ट। मैं हिल गया, उनके इन बूढ़े बाबू को क्या मैं ट्रेनिंग दूंगा किसान पाठशाला। इतने बार से मैं भी सफेद कुर्ता पहन के गया था इसमें। तो इस तरीके से हमने मीटिंगें चालू करी 2010 में, और कंटिन्यू मीटिंगें चालू करी, और कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। कई सारे फॉरेनर्स आए हैं जो मिट्टी टेस्टिंग करने के लिए आए थे कि यार आप जिस तरीके से कर रहे हो वो खेती कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। हमारी गौशाला देखने आए थे। इन्होंने हमें ऑर्डर दिया कि 200 रुपये किलो हमें आपके गेहूँ चाहिए। उनका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। यूरोपियन कंट्री से है ये। फोटो शायद 7-8 साल पुरानी है। रेसिड्यू फ्री गेहूँ 200 रुपये किलो चाहिए। लेकिन उस समय हम किसी को अगर बोले फार्मर को कि आप रेसिड्यू फ्री करो, तो उसको लगता था कि यार ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करना है। 2006 से हमने किसान पाठशाला रन किया, सीखना। फिर 2010 में ऐसा लगा कि जो आ रहा है वो केवल अपनी डपली बजा रहा है और अपने प्रोडक्ट हमारे मंच से सेल करने की कोशिश कर रहा है। तो 2010 में फिर दूसरा डिसीजन लिया कि अब मंच पर हमारी टीम से व्यक्ति खड़ा रहेगा। यस सर, आजा। हाँ ठीक, ऊपर सिस्टर है। अच्छा। 2010 में ऐसा डिसीजन लिया कि हम जो चर्चाएं कर रहे हैं वो किसान को सीखने के लिए होना चाहिए, ना कि उस मंच से प्रोडक्ट बेचने के लिए। हमारे मंच पे जो किसान पाठशाला में अब किसान पाठशाला ली जा रही 2010 में, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट भी हम रेकमेंड नहीं करते हैं। मेरे पास टिश्यू कल्चर लैब है, पूरे भारत में हम केले के पौधे भेजते हैं। मेरे पास वाइसोनोमेटा जो मिट्टी का स्प्रे होता है, मेरा ऑन प्रोडक्शन है। मेरे पास फार्म कार्ड है, मेरे पास ड्रिप इरिगेशन है, मल्टी प्रोडक्ट्स है मेरे पास। एक भी प्रोडक्ट हम किसान पाठशाला के मंच पर नहीं रेकमेंड करते, जस्ट सीखना और सिखाना। और वो जो 16 व्यक्ति थे उन्होंने फिर धीरे से मुझे आगे किया कि बलराम अब तेरा इलेक्ट्रॉनिक काम छूट गया है, अब आपको खेती करना है और किसानों के साथ ये जो कारवा बड़ा हो रहा है इसको एक को तो संभालना पड़ेगा किसी को। तो वहां से फिर फ्रंट पर मैं आया। और 2012 के बाद ऐसी सिचुएशन बनी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ, रिलायंस जो रूरल एरिया डेवलपमेंट करते हैं, रिलायंस फाउंडेशन, BPCL, इनके जो CSR की एक्टिविटीज़ होती है, ऐसे कई सारी बड़ी फर्मों ने। अच्छा जा रहे हो क्या? चलो ठीक है, आओ जिया जी 1 मिनट। आप हमारे जीजाश्री हैं, संदीप जी। आप निमाड़ क्षेत्र का बनाना का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरा लीड कर रहे हैं। यस, मैंने वो जो आपको बनाना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की एक्टिविटी बताया। चलेंगे साइट पर, मैं दिखाऊंगा आपको एक बार। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मिंट। चलो मिलते हैं। Where it is? ठीक है। You can do anywhere, I mean, like we have places around. But what I'm saying is the concept is very beautiful. It's a minting, it's a press, you know, to make money. Yeah, that's small, slow, polite, mint. सर कुछ और याद है मिंट। मिंट मतलब पैसे बनाने की मशीन। समझ गया, मैं दूसरे मिनट पे चले गया। अच्छा, आप यहाँ चले गए। एक शुरुआती हमारा जो था वो किसान पाठशाला ही था। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि फार्मिंग हो रही है। बड़वानी जो है ये रूरल एरिया में था, यहाँ केला होता है, भिंडी होती है, टमाटर होता है। लेकिन जब हमने रीड किया 2010 में सबसे पहला केले का एक्सपोर्ट मेरे खेत से हुआ 6x6 पे प्लांटेशन का, बड़वानी क्षेत्र का। तो हमने जब समझा कि फसलें सारी आ रही है लेकिन बिक्री का क्या, तो हमने उसको ट्रेसिंग किया। उत्तर भारत, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा केला जाता है यहाँ से। जब हम मंडियों में गए तो यहाँ से जो गाड़ी जा रही है उस पर पर्ची निकल रही भुसावल, जलगांव की। मतलब बड़वानी हिडन है। क्यों? अगर यहाँ का नाम प्लेस किया तो यहाँ व्यापारी ज्यादा आएंगे, व्यापारी ज्यादा आएंगे तो कंपटीशन होगा तो रेट अप होगा। ये हर क्षेत्र में हो रहा है, किसानों को पता ही नहीं है। फिर हमने सेकंड
प्रोजेक्ट रन किया संत कृपा के नाम से। हमने एक सहकारी समिति बनाई 21 किसानों ने मिलकर कि हम इसमें किसानों की फसलों की ट्रेडिंग करेंगे। मतलब किसान ही मिलकर के एक यूनिट बने कि हम हमारी फसलों की ट्रेडिंग करेंगे। उनके कार्ड छपाए, पूरे उत्तर भारत की हर एक मंडी में हमने कार्ड सप्लाई किए कि भैया आपको केला चाहिए, भिंडी चाहिए, टमाटर चाहिए, गेहूं चाहिए, यहाँ पर मिलता है। फिर व्यापारी आना चालू हुआ। आज ये कंडीशन है कि यहाँ से जब भिंडी निकलती है तो 15-15 ट्राले एक्सपोर्ट होते हैं, टमाटर 20 ट्राले पर डे निकलते हैं, केले की गाड़ियाँ 15 गाड़ी पर डे यहाँ से रन होती है। केले का यहाँ से हम ईरान इराक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ये हिडन पार्ट में था, फिर अब वो जो 21 किसानों ने संत कृपा बनाया था, एकदम किसानों के साथ होता क्या है, मेरे जैसा व्यक्ति होता है वो रन हो जाता है, लेकिन फार्मर जो कंप्लीट फार्मर रहता है उसका परिवार, घर, खेती, वो एक दायरे में से निकल के बाहर बहुत मुश्किल है आना। तो वो संत कृपा चला नहीं, क्योंकि उसको रन कौन करे। फिर हमने वहां से जो चंट व्यक्ति थे, जैसे मैंने केले को संभाल लिया, फिर एक हमारे मित्र अनिल और जयदेव थे, उन्होंने टमाटर भिंडी को संभाल लिया कि ये मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ये मैं ट्रेडिंग करता हूँ। वो समिति बिखर गई और पर्सनल ट्रेडिंग चालू हो गई। तो ठीक है, क्षेत्र से करो, तो क्षेत्र से माल तो उठाओ। फिर तीसरा एस्पेक्ट आया बी किसान ट्रेडर्स, जिसमें मैं 2012 से 15 तक केले की गाड़ियों का डोमेस्टिक में मैंने लोडिंग किया। पर डे मेरी 15-15, 20-20 गाड़ियां बनती थी, किसानों से परचेस करना, उत्तर भारत में सप्लाई करना, डोमेस्टिक लोडिंग। और 14-15 में रेवा फ्लोरा आया, फिर फार्म कार्ड आया। तो रेवा फ्लोरा में भैया के साथ जो पढ़ रहे थे वो साथी लोग थे। बलराम कुछ अच्छा उछल कूद कर रहा है, किसानों में पैठ है, तो हम पौधे की अच्छी यूनिट बनाते हैं। तो टिश्यू कल्चर लैब बनी, अभी लगभग 20 CR प्लस का वो प्रोजेक्ट है। तो टिश्यू कल्चर लैब बनी, हम पूरे भारत में केले के पौधे सप्लाई कर रहे हैं। तो फिर मैंने बी किसान को थोड़ा रोका कि किसी ने बलराम के ऊपर इन्वेस्ट किया है। मेरी हालत इतनी नहीं थी कि मैं 20 करोड़ रुपए लगा दूं। टीम ने मेरे ऊपर पैसा लगाया और मैं ही रन कर रहा हूँ, इक्वल पार्टनर, कर्म बलराम का, पैसा टीम का। आज इंडिया में टॉप 3 में रिकग्निशन है रेवा फ्लोरा कल्चर, और पूरे भारत का सबसे महंगा पौधा अपने पास है 27 रुपए का केले का पौधा। मार्केट में 7 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए का पौधा है। हम 27 रुपए का क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन है, लेकिन मैं एक स्टेबलिस्टता बता रहा हूँ कि महंगा पौधे होने के बावजूद फार्मर हमको रन कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। तो माल बेचने के बाद फिर पौधा आया। फिर जब रेवा फ्लोरा स्टेब्लिश हो गया, जब मुझे लगा कि नहीं अब ये ऑटोमेशन पे है, रन पे है, तो फिर हमने बी किसान ट्रेडर्स को किया बी किसान स्मार्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड। 10 फरवरी 2019 रेवा अब ऑटोमेशन पे है, फार्म कार्ड रन हो गया है। अब हम बी किसान को हमारी ऑन जो आइडेंटिटी है उसको फिर रीस्टार्टअप लेते हैं, तो फिर उसको प्राइवेट लिमिटेड किया। तो प्राइवेट लिमिटेड में फिर केले की खरीदी बिक्री सब रन हो रहा है। इसका एक मेन यूनिक प्रोडक्ट है वाइसिनामेटा, जो वर्ल्ड वाइड नहीं है किसी के पास। उसमें है सुक्रोज और गोअर्क। VM स्प्रे, मिट्टी का स्प्रे, ये एक यूनिक आइडेंटिटी है। हैदराबाद के एक व्यक्ति है जिनका नाम है चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी, उनके नाम से ये स्प्रे प्रख्यात है, CVR स्प्रे के नाम से, मिट्टी का स्प्रे। ये इन्होंने इजाद कर ली थी लगभग 15-20 साल पहले। इसकी खोज करी कि जमीन की सतह से 10-12 फीट मिट्टी को खोद लो, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लो, उसको गलाना है और उसको पेड़ पौधों पर स्प्रे करना है। तो पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और इल भगाने के लिए, और टॉनिक, ऑलराउंडर, जस्ट लाइक तेंदुलकर। आपको कोई खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बस खेत के बाहर की जंगल की मिट्टी को खोदो और गलाओ और उस पर स्प्रे करो। साइंटिफिक एविडेंस, पेटेंट करवाया उन्होंने इस स्प्रे को। जब जो W बुश राष्ट्रपति थे, वो व्यक्ति CVR जी के पास आकर के उनको सम्मानित किया और उन्होंने उनकी फार्मिंग में वो स्प्रे का इस्तेमाल किया है। और मिट्टी के स्प्रे की एक यूनिक आइडेंटिटी इन्होंने रिसर्च करके निकाली है। जैसे चावल हम खाते हैं ना, तो चावल की खेती होती है, पहले नर्सरी होती है, फिर चावल को पूरा 3 से 4 महीने लगते हैं। तो अगर VM स्प्रे करके चावल आपने उगाया, उसकी नर्सरी करी, मतलब मिट्टी का स्प्रे करके आपने
चावल की नर्सरी तैयार करी और चावल की पूरी प्रोसेस में केवल मिट्टी का स्प्रे किया है और कुछ नहीं, और पानी दिया है, और ड्राइनेस पानी, कीचड़ वाला नहीं। पूरे भारत में चावल की खेती कीचड़ में होती है। मॉइस्चर चाहिए, कीचड़ नहीं चाहिए, ड्राई भी नहीं चाहिए। तो मॉइस्चर युक्त चावल की खेती में केवल मिट्टी का स्प्रे करने से जो चावल का उत्पादन होता है, उसके पेपर्स को अगर आप देखोगे कि इसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, तो उसमें कुछ केमिकल कंटेंट अलग है, मतलब कुछ न्यूट्रिशन अलग है। और उसको खाने से जो व्यक्ति को रतौंधी आती है, सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, उनकी रोशनी वापस आ रही है। Eye blindness. ये रिसर्च पेपर और उनके पास एविडेंस है। फिर भारत सरकार में मोदी जी ने उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया, CVR जी को। फिर मैंने उनसे मीटिंगें करी, उनका इंटरव्यू लिया, उनसे इजाज़त ली। सर, अब उनकी उम्र भी हो चुकी है, मेरे उनके साथ के इंटरव्यू 3-3 घंटे के मेरे हैं यूट्यूब पर। एक्चुअली हर आदमी वायरल नहीं होता है, कुछ उसकी सोच रहती है, उन्होंने बना लिया लेकिन वायरल नहीं हो पा रहे हैं, पब्लिक तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हमने फिर बी किसान के थ्रू VM स्प्रे के माध्यम से पूरे भारत को हमने डेमो देना चालू की। 2 साल पहले हमने 10,000 पैकेट डेमो के बांटे पूरे भारत में, 100-100 ग्राम के, कि आप अपनी खेती में इसको डेमो ट्रायल करो। ये वाइसेनोमेटा लो, 10 किलो मिट्टी निकालो, 100 लीटर पानी में उसको घोलो और खेत में स्प्रे करके देखो, रिजल्ट देखो, फिर बात करेंगे। 10,000 सैंपल 2 साल पहले दिए। अभी एक लड़का फाइनल चिन्हित किया है हमने, विशाल कुमावत। किसानों के फोन आते हैं, वो खेत में जाता है, उनको डेमो डलवाता है। आपके पास 10 एकड़ जमीन है, आधे एकड़ में ये डेमो करो, 9.5 एकड़ में आप जो स्प्रे कर रहे हो आपके हिसाब से वो करो, आधे एकड़ में मिट्टी का स्प्रे करो, रिजल्ट देखो, अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यू करना। ट्रिमेंडस रिजल्ट है, यूनिक फॉर्मेशन। और इसी मिट्टी के स्प्रे के तहत हम अनाज पका रहे हैं, हम दलहन तिलहन पका रहे हैं, तुअर दाल, ये सब कुछ पका रहे हैं। ये जो मैंने आपको यूरोपियन कंट्री के जो साइंटिस्ट आए थे, इनके फोटो दिखाए हैं, इनको 200 रुपए किलो तक भी गेहूं मिलता है तो पुरवरे का, मिट्टी के स्प्रे का। तो अब इस साल हम जो बी किसान प्राइवेट लिमिटेड है, इसके तहत हम किसानों को गाइड कर रहे हैं कि जो हमसे जुड़ रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि अब हम कुछ डॉट्स को कलेक्ट करके संभालने लगे। अब हमारे पास टीम आ रही है, अंदर ये कस्टमर केयर का जो टीम है, 15 लोगों का टीम है। तो अब हमारी टीम आ रही है, अब हम ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं धीमे धीमे। तो अब हम अनाज को ऑक्सीजन पार्क के O2 हार्ट में प्लेस करेंगे पब्लिक के लिए। अभी हम लोकल में थे, अभी हम अनाज कैसे दे रहे हैं कि आपको अगर गेहूं चाहिए हमसे तो 60 रुपए किलो गेहूं देंगे, 30 रुपए एडवांस ऑर्डर चाहिए बोने से पहले, ताकि वो खेत का गेहूं आप ही के लिए हम बोएंगे, हम दूसरे के लिए नहीं बोएंगे। अगर आपको 5 क्विंटल गेहूं लग रहा है तो आप एडवांस ही 5 क्विंटल गेहूं का ऑर्डर हमें दे दो बोने के पहले, 8 से 9 महीने पहले। तो जमीन की तैयारी, रख रखाव, मेंटेनेंस, किसान की ट्रेसेबिलिटी सब हम आपको भेजेंगे। अभी हम छोटे स्तर पे कर रहे थे, अब हम इसको ई-कॉमर्स पर लेकर जाने वाले हैं 2022 में, ट्रेसेबिलिटी QR कोड के साथ। I want to take it international actually. और जब हम यहाँ पर अभी 150 किलोमीटर में होम डिलीवरी दे रहे हैं, आपको पूरा ग्रेडिंग करके साफ सुथरा गेहूं देंगे, आपको जस्ट आटा चक्की में देना है और रोटी बना के खाना है, उसको कोई सफाई नहीं कराना है, यहाँ से सब कंप्लीट करके देंगे। 60 रुपए किलो में आपको 150 किलोमीटर में होम डिलीवरी मिलेगा और ट्रेसेबिलिटी के साथ। तो हम ई-कॉमर्स में आ रहे हैं तो उसको हम 100 रुपीज kg में लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसमें ट्रेवलिंग और ट्रांसपोर्टिंग और ये सारी चीजें हैं। तो ये बी किसान स्मार्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड जो आया, उसमें फिर ये एक्टिविटीज हो रही है। उसके साथ बीके बनाना हमने फिर खरीदी बिक्री में चालू किया। तो डोमेस्टिक में उत्तर भारत में हमारे कुछ चैम्बर हैं, मोहाली, सफेदो, कुंडली, रोहतक, केले के चैम्बर। यहाँ से कच्चा केला जाता है, वहाँ केले पकाते हैं और उसको उस शहर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फार्म टू प्लेट की एक चेन हमने चालू करी। अभी आप जीजा जी से मुलाकात करी थी ना, तो जो किसान गाइडलाइन ले रहे हैं उनका हम जनरल बेचते हैं, और जो 100% हमारे साथ में आते हैं जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उनको हम फार्म टू प्लेट की चेन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो केला अलग जाता है, रेसिड्यू फ्री जाता है। मोहाली में वेद हमारा पार्टनर है, उनके पास अलग से कॉलोनीज के ऑर्डर आते हैं कि हमें रेसिड्यू फ्री केला चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का केला वहाँ पर जाता है।
उसका नाम है बीके बनाना। बेटा इसको पोस्ट करो, पानी का बोलो। जर्नी की मतलब कमी नहीं है, जर्नी बहुत लंबी है। और मैंने फिर 2012 में वर्टिकल संभाला केले का। तो केले में H2E2 लेकर आए हम, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। केले की साइड हम देखेंगे, फार्मिंग तो कोई भी कर रहा है केले की, पूरे भारत में कोई भी करवा रहा है, लेकिन भारत में जो फार्मिंग हो रही थी केले की वो इस तरह से हो रही थी कि एक बार केले का पौधा लगाओ, अगले साल आपको वापस पौधा खरीदना है, तीसरे साल फिर पौधा खरीदना है, चौथे साल फिर पौधा खरीदना है। तो ये जो मार्केटिंग है पौधे बेचने वालों ने कर रखी है कि मेरी टिश्यू कल्चर लैब चलती रहे, और किसान अनभिज्ञ है, उसको जो टेक्निकल आदमी मंच पे खड़े रहकर टाई लगा करके जो गाइडलाइन देगा किसान उसको एक्सेप्ट करता है। एक्चुअली केला एक बार लगाकर अनेक सालों तक लिया जा सकता है, बाद में लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये केले की मॉर्फोलॉजी। मैंने रिसर्च किया कि वर्ल्ड वाइड केले में क्या हो रहा है, तो मैंने देखा डोल बनाना और चकीता बनाना जो वर्ल्ड वाइड केले में टॉप पर है। फिलीपींस की जीडीपी केवल केले पर है, केले की खेती ट्रेमेंडस होती है। भारत से अगर यूरोपियन कंट्री में केला जा रहा है तो ट्रांजिट पीरियड 29 से 32 दिन का है, और फिलीपींस से शायद जा रहा है तो लेट है, या रसिया जा रहा है तो लेट है। उसके बावजूद उनका केला पसंद है, हमारा भारत का केला पसंद नहीं। मैंने डेटा निकाला तो जब मैं केले में स्टार्टअप हुआ, जब मुझे यह समझ में आया कि भारत से पूरे विश्व का 67 to 70% केला भारत में प्रोडक्शन होता है। पूरे विश्व में जितना केला उगता है उसका 70% केला भारत में होता है, और भारत के बाहर कितना जाता है, मात्र 3%। ये 2012 के मेरे डाटा है। फिर हमने ये सोचा कि इन 3% को क्या हम 30% कर सकते हैं, पीछे जीरो लगा सकते हैं। रिसर्च किया, समझा, तो निकल के आया यस कर सकते हैं। आज की तारीख में अगर आप 2022 में डेटा देखोगे तो भारत में जितना प्रोडक्शन होता है लगभग 8 से 8.5% पर पहुंचा है। क्योंकि भारत में जब मैंने देखा तो पौधे लगाने की गाइडेंस थी जो 5 फीट बाय 5 फीट, एक्चुअल होना चाहिए 5 बाय 7, 35 स्क्वायर फीट का ग्राफ चाहिए। तो उसका पत्ता जो धूप सोखेगा तो वो लंबी दूर ट्रेवल करने में सक्षम होगा। आप हाई डेंसिटी लगा रहे हो तो पत्ते के ऊपर पत्ता ओवरलैपिंग होता है, तो इसको धूप मिली है, इसको धूप नहीं मिली है। आप डिस्टेंस से लगाओगे तो पत्ते ऐसे ओवरलैपिंग और जिगजैग तरीके से लगाओगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, साइड में होगा। तो हर एक पत्ता सोखता है धूप को, तो उसका जो फल निकलता है वो लंबी दूर ट्रेवल करने में सक्षम रहता है। तो एक्सपोर्ट बनना चालू हुआ भारत से। भारत का पहला मैं व्यक्ति हूँ जो कहता है कि बड़ा ग्राफ लगाओ। मेरा खुद का टिश्यू कल्चर, मैं केले बेचता हूँ, लेकिन भारत का पहला व्यक्ति मैं हूँ कि मैं कहता हूँ कि एक ही बार केले का पौधा लगाओ, अगली बार केले का पौधा खरीदना मत मुझसे गाइडलाइन लेना। कम से कम 3 से 5 साल आपको केले की खेती उसी प्लांटेशन से मैं कराऊंगा। और जो मैंने आपको बोला कि भारत का सबसे महंगा पौधा हमारे पास है बीके बनाना 27 रुपए का, उसके लिए मेरा स्टेटमेंट ये है कि आप 100% हमसे गाइडलाइंस अगर लेते हो तो एक ही बार बीके बनाना लगाना है, और आपको कितने साल केला पकाना है उसी फसल को हम पकाएंगे। हम निवेश करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे। खेत में एक बार निवेश कर दिया, अब बस वहां से लेना है, अर्निंग करना है। तो इस थीम पर हम किसानों को गाइडेंस कर रहे हैं। और जो मेरे खेत में मैंने सॉफ्टवेयर बेस्ड खेती ली थी कॉटन में, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर, उसकी इजाद बड़े भैया ने फिर इंडिया के लिए करी। कॉटन, केला, पपाया, मिर्च, इनमें जो फार्मर हमसे जुड़ते हैं उनको हम BFS का सोल्यूशन देते हैं। जैसे वहां से हमें पता चला कि कॉटन का पौधा क्यों मर रहा है तो सल्फर डालना है, वो मरना बंद हो गया क्योंकि उन्होंने R&D किया। आप लगा क्या रहे हो तो खा क्या रहा है वो डाल दो। कंटिन्यू मैंने आपको बोला 4 साल में दिक्कत आई, लेकिन मैंने 9 साल तक कॉटन में कॉटन लिया। तो जो यूनिवर्सिटियों की थ्योरीज है कि एक ही बार फसल लगा करके अनेक बार लोगे तो डिसीज आएगी, तो अगर उसमें आप जो वो ले रहा है वो आपने डाल दिया तो डिसीज नहीं आएगी, वरना डिसीज आएगी। उसका आंसर ये है। इसी तरीके से केला एक बार लगा करके आप अनेक साल ले सकते हो। मेरी जो साइटें हैं वो कहीं पर 12 साल का केला है, कहीं पर 3 साल का केला है, कहीं पर 4 साल का केला है, एक ही बार प्लांटेशन की, बस आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। 12 साल का मतलब आज केला लगा है, 12वें साल में उसकी कटिंग हो रही है उसी फील्ड से। मतलब पौधे हर 3 साल पौधा तो साइड से निकलता आता है, उसके बच्चे आते हैं।
Same वही plantation. sapling। सेम प्लांटेशन, सेम वही 12 प्लांटेशन। साल तक कटिंग, यानी कि Yes. 12 कटिंग भी हर साल उसी 12 पौधे की। साल में एटलीस्ट 18 से 19 कटिंग। ये दूसरा यूनिक है जो किसान पाठशाला ने भारत को दिया। मैं जहाँ तक जानता हूँ केले का पौधा आप लगाते हैं सिर्फ 3 कटिंग ले सकते हैं आप उसके, फिर उसके बाद दूसरा पौधा लगाना और पड़ेगा। 1 साल में 1 कटिंग आएगी, हाँ। हैं? 3 साल में हाँ। 3 कटिंग आएगी। हाँ। ये जानने तक ठीक है, एक्चुअल अलग है। एक्चुअल है कि आपने एक बार बीके बनाना लगाया है, 100% बी किसान की गाइडलाइंस ले रहे हो, तो पहली कटिंग आएगी 10 महीने में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या दक्षिण भारत में आप प्लांटेशन कर रहे हो यहाँ से नीचे, तो अगली हर हार्वेस्टिंग 6 से 7 महीने में आएगी, साल में नहीं, 6 से 7 महीने में। और आप मुझे बताओगे कि बलराम ये केला मुझे 20 साल चलाना है, तो हम आपको गाइडलाइन 20 साल के प्लेटफॉर्म जैसी देंगे, उसी फील्ड से आप 20 साल तक केला लेते रहोगे। डोएल बनाना की अगर हिस्ट्री देखोगे ना, तो टापू ले लेते हैं गवर्नमेंट से हरियाली करने के लिए, 3000 एकड़ का टापू, 10,000 एकड़ का टापू। और शायद डुएल बनाना के दादा ने जो केला लगाया था, उसके बच्चे ने भी वही केला काटा और उसका पोता भी वही फील्ड से केला काट रहा है। ये रियलिटी केले की। हम भारत में क्या कर रहे हैं, किसान को हर साल खर्च करा रहे हैं। बहुत अलग है खेती, किसानी और जो गाइडलाइंस परोसी जा रही है, बहुत डिफरेंस है, काफ़ी चेंजेस है। तो मैंने केले को पकड़ा था कि किसानों को सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी और इन्वायरमेंट देंगे। एनवायरमेंट इन द सेंस कि बार बार कल्टीवेशन नहीं करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना, वहाँ इकोसिस्टम डेवलपमेंट होना। तो केले में लगभग अब ऑटोमेशन पे हमारी टीम आ गई है। भारत हमें एडॉप्ट कर रहा है, भारत के बाहर वाले एडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसके पैरेलल अब हम ऑक्सीजन पार्क पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पार्क में केले में इतना रम चुका था। ऑक्सीजन पार्क मेरे पास 2010 से माइंड में था, हमने जब कुछ टेकड़ियाँ बना दी थी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को फील्ड में लेकर जाने वाले मुझे दाएं हाथ बाएं हाथ चाहिए, अकेला कुछ कर नहीं सकता। तो कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, हम उसमें रन होना चाह रहे थे। फिर चिराग से मुलाकात हुई, आप ऑलरेडी इंडस्ट्री छोड़कर आए हैं, ओशो ध्यान में है, और इनको ऐसा लगा कि पर्यावरण के लिए बलराम जिस दिशा में बढ़ रहा है, मुझे बलराम के साथ खड़ा रहना है। फिर अंजलि से मुलाकात हुई, अंजलि को भी इन्वायरमेंट में साइंस से इन्होंने किया है। फिर ध्येय भी इनका प्रकृति है। इतने बड़े पद से ये अगर ऑक्सीजन पार्क को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अब हम ऑक्सीजन पार्क को रन कर सकते हैं। तो काफ़ी सालों की सोच थी। 3 साल पहले मैंने एक 100 एकड़ की पहाड़ी बनाई थी, 10 साल पहले मैंने एक पहाड़ी बनाई थी, वो आज हरी भरी है। तो अब ये सोच है कि ऑक्सीजन पार्क में H2E2 लेकर आए हैं। H2E2 हर गांव की आवश्यकता है, हर शहर की आवश्यकता है, हर किसान की आवश्यकता है, हर पहाड़ की आवश्यकता है। एनवायरनमेंट तो प्रोटेक्शन ऑटोमेशन का चाहिए ना, बायोडाइवर्सिटी तो ऑटोमेशन की चाहिए। उसमें फिर खोजबीन करी तो एक पौधा निकल के आया, बांस, जो जल्दी से इसे फुलफिल करेगा। बांस संपूर्ण नहीं है, लेकिन आप बैरल लैंड को डिज़ाइन करने जा रहे हैं, आप किसी बंजर पहाड़ी को डिज़ाइन करने जा रहे हैं, या आपके पास 100-200 एकड़ 500 एकड़ ज़मीन है जिसमें एरर फ्री, जर्क फ्री आपको खेती करना है। आज आप जिस जगह पर हो, दाल रोटी चल रही है, खेती क्यों करना है आपको? कि आपने कुछ लैंड ले रखी है, वो फालतू पड़ी है। एक दूसरा, उस लैंड से हम कुछ ऐसा करें कि पर्यावरण को सपोर्ट मिल जाए, उस ज़मीन से हम ऐसा कुछ करें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए, उस ज़मीन में इन्वायरमेंट को हम नुकसान ना पहुंचाएं, उस ज़मीन से 2 पैसा हमें आ जाए। यही सोच है ना। इस सोच को फुलफिल तुरंत करता है बाम्बू। काफ़ी रिसर्च किया तो एक पौधा निकल गया, बांस। रेवा फ्लोरा में चलेंगे हम। गवर्नमेंट को सबसे पहले बाम्बू का पौधा देने वाले हम हैं, और बराती जी। जब इन्होंने टेंडर निकाला कि हमें बांस का टिश्यू कल्चर चाहिए बाम्बू मिशन में, तो 2017 से हम गवर्नमेंट के साथ है। लेकिन मैंने समझा 2019 में बांस को, 20 में। जब तक उसके पहले तो गवर्नमेंट का टेंडर था, हम पौधा बनाकर गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे थे, बांस को नहीं समझा था। मेरा एक भी वीडियो 10 जून 2020 के पहले बांस का नहीं है। मेरा पहला वीडियो आया 1082, 1082 नंबर का बांस का, 10 जून 2020।
उसके बाद मैंने बांस को समझना चालू किया और ये समझ में आया कि अगर तुरंत हमें ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट, हमारे जेब में 2 पैसा आ जाए, प्रकृति का सपोर्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन सब पॉइंटों को टचअप करना है तो बांस फर्स्ट है, उसके बाद सभी हैं। तो फिर ऑक्सीजन पार्क तो माइंड में चल ही रहा था। हमने यहाँ जो टेकड़ियाँ बनाई थी तो फिर यहाँ के मंत्री संतरी सब आए। गुजरात गवर्नमेंट में भारद्वाज जी हैं, उनके साथ मीटिंग हुई, कुछ उन्होंने समझा। तो गुजरात गवर्नमेंट ने ऑफिशियली आई खेडूत के नाम से गुजरात गवर्नमेंट का पोर्टल है, 1,22,000 बीघा जमीन पब्लिक के लिए आवंटित करी। पहली बार भारत में इतना बड़ा काम हुआ कि आप कोई भी आवेदन दे दो हमें, 1000 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ हम आपको जमीन देते हैं, आप वहां पर पेड़ पौधे लगाओ, हरियाली करो। ऑफिशियली साइट पर है। चिराग भाई का काफ़ी बड़ा योगदान है। बार बार गवर्नर जी से मीटिंग, मुलाकात, ये वो, उनको जो समझना था कि H2E2 क्या है, प्लान समझा। तो बैरल लैंड जो है गुजरात ना बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन एग्रीकल्चर में और ज़मीन के मामले में 70% ड्राई है। ये तो जो नर्मदा जी का डैम बना, इसकी जो नहरें गई उसने हरियाली करी। तो गुजरात में हरियाली कहाँ है? जैसे महाराष्ट्र से निकलते हैं, सूरत वाला ट्रैक, सूरत, अंकलेश्वर, भरूच, बड़ौदा, आणंद, बस इतना ही हरा भरा है। इसके अलावा भुज, कच्छ, काठियावाड़, राजकोट सब ड्राई है, सब ड्राई है, एकदम ड्राई है। 70% बैरल लैंड है गुजरात में। थोड़ा बहुत जो हरा भरा है वो जूनागढ़ के पहाड़ों के आसपास का हरा भरा है। तो उन्होंने ओपनली 1,22,000 बीघा हमारे सिस्टम को समझ करके आवंटित करी पब्लिक में, जस्ट लाइक बैरल लैंड डिजाइनिंग। और कार्बन क्रेडिट का भी प्रेशर है गवर्नमेंट पर, कार्बन इमिशन देश बनना ही है। तो उसके तहत मोदी जी क्या करते हैं, जो भी होता है पहला ट्रायल गुजरात में लेते हैं, फिर उसको पूरे भारत में एप्लीकेशन करते हैं। तो वैसी चीज़ें ऑक्सीजन पार्क में चालू हुई। ऑक्सीजन पार्क में हम 2-3 तहत से जा रहे हैं, सेल्फ और हेल्थ, दोनों तरीके से जा रहे हैं। सेल्फ और हेल्प में दोनों में जा रहे हैं कि हम जहाँ हैं, हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनकी प्राइवेट ज़मीनें हैं, वहाँ पर H2E2 मॉडल कैसे इम्प्लीमेंट करें, और गवर्नमेंट या बैरल लैंड डिज़ाइनिंग या फिर जो CSR के फंड के तहत हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, उनको गाइडेंस चाहिए या उनको एंड टू एंड सोल्यूशन चाहिए, तो वहाँ पर गाइडलाइंस के थ्रू हम जा रहे हैं। अभी चिराग भाई ने बगतला में एक मुहिम छेड़ी थी, इनका जो घर का गांव है, गांव को गोद लेने वाली मुहिम थी। ऑक्सीजन पार्क पूरे गांव को ही बनाना है, तो गांव को ट्रेनिंग दी, सिखाया कि आप बैम्बू लगाओगे तो क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि बैम्बू 35% से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है किसी भी पेड़ पौधे में। तो ऑक्सीजन तो देता है ज़्यादा, लेकिन उसका ABCD किसी को मालूम नहीं है। क्योंकि बैम्बू पहले हुआ करता था जंगलों का पेड़, 2016 के बाद इसको ऑफिशियली पब्लिक में आया ग्रास के रूप में, एक घास है ये। तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी उगा सकता है, कोई भी कटिंग करके बेच सकता है। ये कॉन्सेप्ट अभी आया, तो किसानों को तो अभी तो समझ ही नहीं आ रही है, उनको एजुकेट ही करना है कि ये बैम्बू है, ये बिकता कहाँ है। एक्चुअली एजुकेट करते करते उनको मार्केट भी देना है, वरना कोई लगा नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो बैम्बू मिशन की जो थीम लॉन्च करी 2016-17 में, तो 20 में फिर वापस उनकी मीटिंग हुई कि 3 साल जो बैम्बू मिशन रन हुआ, एक्चुअली किसी किसान को 200 पौधे दिए, किसी किसान को 700 पौधे दिए, किसी किसान को 1000 पौधे दिए, तो क्लस्टर फार्मिंग नहीं बन पाई। इंडस्ट्री का क्या कहना है, मुझे कच्चा माल चाहिए तो मैं कल इंडस्ट्री लगा दूँ। आपने पौधे बांटे 200, 500, 350, 1000 किलोमीटर के रेडिएशन में, तो बाम्बू को ट्रेवल करना बड़ा मुश्किल है। ये कुछ ऐसी चीजें बनी। अब गवर्नमेंट भी चाह रही है कि क्लस्टर फार्मिंग हो, और एक्चुअल में अगर हम 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ अगर 25 किलोमीटर के दायरे में नहीं लगा चुके हैं, तो वहाँ पर इंडस्ट्री आएगी नहीं, कच्चा माल मिलेगा नहीं, तो बेचे कहाँ, वो समस्या हमेशा बरकरार रहेगी। तो फिर ऑक्सीजन पार्क एक बी के साथ इस्टेब्लिश हुआ, नदी का दूसरा किनारा, ऑक्सीजन पार्क अब रन हो रहा है। बस सोच है, कुछ एप्लीकेशन हुआ है, साइजेबल जाने की तैयारी अब है, नेशनल और इंटरनेशनल।
ऑक्सीजन पार्क को हम केवल भारत में सीमित नहीं रखें, जहाँ से इनविटेशन आएगा वहाँ पर हम ऑक्सीजन पार्क बनाएंगे। दुबई में कुछ जगह पर बैम्बू प्लांटेशन मेरे मार्गदर्शन में कराया है, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन रेत में उन्होंने ट्रायल किए हैं। ग्रीन बिलियन कंपनी है मेरे मित्र की, उनके थ्रू वहाँ पर प्लांटेशन हुआ है। राजस्थान में हमने एक चर्चा करी थी, तो जैसलमेर में रेत में राजस्थान गवर्नमेंट ने प्लांटेशन करा कर देखा है, सक्सेस रेशो है, रेत में भी है। पानी कैसे दें हम उस डिज़ाइन से चल कर सकते। राजस्थान में खादी ग्राम उद्योग के तहत मेरी गाइडलाइंस में वहाँ पर लगाए कि कैसे ड्रिप इरिगेशन करना, क्या करना, कैसे करना, वो सक्सेस रेशो निकल के आए हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अफ्रीका की जो ग्रीन वॉल है उसका पूरा डेटा समझ करके यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट को हमने एक बार तो चर्चा करी, पेश किया है। वहाँ पर जो पंजाब, पाकिस्तान, हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर है वहाँ पर 7 बनेगा, 7 जो रेगिस्तान बन रहा है ना, राजस्थान पर डे रेगिस्तान बन रहा है। तो आप अगर पाकिस्तान से हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर बनाकर दिल्ली के ट्रैक पर और वहाँ से जयपुर से होकर के सीधा भुज कच्छ गुजरात, ये जो 7 बन रहा है इसका मैंने सर्वे किया था। 1000 किलोमीटर बाय 50 किलोमीटर चौड़ा अगर आप बैम्बू प्लांटेशन करते हैं तो ये रेगिस्तान जो पर डे बढ़ रहा है ये वहीं रुकेगा, बैरल लैंड को बार बार बढ़ाएगा नहीं। तो प्रपोजल भी हमने दे रखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि वो सहारा रेगिस्तान का ग्रीन वॉल मुझे रीड करना है। तो कुल मिलाकर अभी तक की जो शॉर्ट में जर्नी बतानी थी वो अब तक पहुँचाएंगे। इस तरीके से कुछ आगे बढ़ रहे हैं। So oxygen park का what's the minimum size? It starts with 25 position. 30, 30? but But no limit, like No you know, limit, even if no. it's 100, 200,000, whatever. as of now, 30, why we have decided for 30, that we can at least build up some kind of a pool if you want to go for. See, there are a lot of verticals, as we have shared that in that we have Udyam. आवाज आएगा पास में So करेंगे। self-sustaining economy will only be there when we are able to, there's the raw material. Right. So the basis for that, we said that 230 acres of land for setting up any kind of industry there. But yes, for a smaller industry like charcoal, we can maybe go for a little lesser. But for a basic, greenery, raw material, plantation of bamboos plus only some kind of a retreat or resort, we can hack it up in any small pocket. Yeah. I think that's a good commercial angle as well, right? I think if it came to. But 30 to 40 acres is a pocket which we are generally hacking in the nearby areas, like in Burhanpur, in Hastinapur, where we're going. So most of them are having the pockets of 30 to 40 acres of land. शुरुआत में जब बात करना शुरू किया तो मैं सोच रहा था कि यार ये